नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र का सियासी संकट अब महासंकट में तब्दील हो चुका है। बात अब आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा पहला सवाल है, क्या बागियों और उद्धव के बीच आर पार तय हो गया है? ये सवाल यूं ही खड़ा नहीं हुआ है। दरअसल बागी अपने स्टैंड पर अडिग हैं और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इधर जब बागियों पर इमोशनल अपील का असर नहीं हुआ तो उद्धव अब बागियों पर एक्शन वाले मोड में आ चुके हैं। शिवसेना के बागी विधायकों ने अपने स्टैंड पर कायम रहने की वजह से शिवसेना का दो फाड़ होना निश्चित हो चुका है। उद्धव कैंप की बागियों को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उनकी तरफ से बागियों को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया है और उद्धव भी ये समझ चुके हैं कि बागियों के वापस लौटने की संभावना न के बराबर है। इसलिए उन्होंने शिंदे समर्थक विधायकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया है। इसके अलावा उन्होंने शिंदे कैंप के 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर से गुजारिश की है। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने। उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। इधर गुवाहाटी में जमे शिंदे कैंप के विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शिवसेना से नाराज विधायक लगातार गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। आज विधायक दिलीप पांडे शिंदे कैंप में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे के साथ अब शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक हो चुके हैं। ऐसे में शिंदे ने न केवल अपने 37 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी जारी की, बल्कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को पद से हटाने के लिए नोटिस भी दिया है। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं और उन्हें डराने और रोकने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। बाजी हाथ से निकलता देख उद्धव कैंप शिवसेना में बगावत के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कोई अगर एमएलए भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा? तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है, गुवाहाटी का होटल में है, गुवाहाटी का जो एक बढ़िया लैंडस्केप है उसका आप एंजॉय कर रहा है। तो मैं तो बाकी एमएलए का, सारा कंट्री का एमएलए को बुलाऊंगा कि गुवाहाटी आइए। उद्धव और शिंदे के बीच शिवसेना पर कब्जे की जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। संख्या बल में उद्धव से 20 साबित होने के बाद अब शिंदे शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। लिहाजा वक्त आर पार का आ चुका है, जिसमें साबित होना है कि शिवसेना का असली सेनापति कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस पूरे संकट में सबकी निगाहें शरद पवार पर भी टिकी हैं, क्योंकि एक वही हैं जो हारी हुई बाजी को पलटने का मादा रखते हैं। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। क्या सरकार बचाने में पिछड़ गए पवार? पवार को सियासत का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है और उम्मीद की जा रही थी कि पवार कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं उसके आगे पवार का पावर भी काम आता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पवार कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती बड़ी है।
शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो कद्दावर नेता जिसे अगर प्रदेश का पावर कहें तो गलत नहीं होगा। शरद पवार अभी तक उद्धव सरकार के लिए संकट मोचक साबित होते रहे हैं, लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे की बगावत ने मानो शरद पवार के पावर को भी कम कर दिया है। महाराष्ट्र की सरकार को बचाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पवार ने पहले एनसीपी विधायकों के साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से आकर कहा कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि जहां तक बात रही बहुमत की, तो बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर फिरने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये आसाम में बैठकर नहीं, ये यहाँ आकर कहने की उन्हें स्थिति दिखानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार बचाने का जिम्मा जितना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए अहम है, उतना ही शरद पवार के लिए भी है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़कर अपने वैचारिक विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया था। उद्धव की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी कि बीजेपी ने एनसीपी नेता अजित पवार को साथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसे में शरद पवार ने मोर्चा संभाला और 4 दिन में सारा सियासी खेल पलट दिया, जिसके चलते फडणवीस को फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। इस बार भी उद्धव ठाकरे को शरद पवार से उसी चमत्कार की उम्मीद है। हालांकि अभी तक शरद पवार के सियासी पंच का असर महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा। हां, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र के सियासी तूफान में वो अपने विधायकों को सुरक्षित रखने में सफल रहे हैं। सरकार पर संकट के बादल मंडराने के बाद शरद पवार सक्रिय हो चुके हैं और सियासी बाजी पलटने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं और अपनी पार्टी के साथ साथ वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ भी सरकार बचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं तो देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। वैचारिक मतभेद होने के बाद भी जिस तरह से महाराष्ट्र में वो शिवसेना के साथ सरकार बनाने में सफल हुए थे, अभी भी वो उसी फॉर्मूले पर भरोसा जता रहे हैं और शिवसेना में बगावत के बाद भी उद्धव को अपना समर्थन दे रहे हैं। पवार साहब ने बताया, मैंने बताया, हमारे प्रांताध्यक्ष ने बताया, राजेश टोपे जी ने बताया, हमारे पार्टी का सपोर्ट एज ए चीफ मिनिस्टर के नाते उद्धव जी के पीछे है, उनके साथ है हम सब। कितने दफा बताऊं, लिख कर दूं क्या? महाराष्ट्र का सियासी संकट शरद पवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। अब इस जंग में वो बाजी मारने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे को अगर किसी से सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो है शरद पवार, क्योंकि पवार का पंच इस बाजी को पलट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के सियासी संकट ने पूरे प्रदेश में बवंडर खड़ा कर दिया है, लेकिन बीजेपी शांत है, बेहद नपे तुले शब्दों में अपनी बात कह रही है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, महाराष्ट्र में अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही बीजेपी? बागी विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे ने जब कहा कि उनके साथ महाशक्ति है, तो समझा गया कि वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है और उसने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर रखी है। एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बागी गुट, बीच में है शरद पवार की एनसीपी और साथ में है कांग्रेस। इन सब के बीच अगर कोई पार्टी खामोशी के साथ सभी घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है तो वो है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा में 106 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो फिलहाल अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। बीजेपी के नेता ये इशारा कर चुके हैं कि फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जब तक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होंगी तब तक वो सामने नहीं आएंगे। दूसरी चीज ये है कि डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी? अब डमी कार पर डायलिसिस की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे लोग, तो कितने दिन डायलिसिस पे सरकार चलती है?
जनादेश का अपहरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनादेश से जो है वो सरकार नहीं चला सकते आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी खामोश है, तो वो अपनी तैयारियां नहीं कर रही। बीजेपी अंदर खाने अपनी योजना को फुल प्रूफ बनाने में जुटी है। उसके सभी नेता रणनीतिक तैयारियों में जुटे हैं। पार्टी में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बैठकों का दौर लगातार जारी है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूचाल पर गौर करें तो बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और इसके पीछे कई वजहें भी हैं। बीजेपी उद्धव सरकार गिराने का आरोप नहीं लेना चाहती। बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि शिवसेना की बगावत से उसका कोई लेना देना नहीं। वो नहीं चाहती कि शिवसेना को तोड़ने का आरोप उस पर लगे। बीजेपी 2019 की घटना भी नहीं भूली है, जब एनसीपी नेता अजित पवार के साथ जल्दबाजी में सरकार बनाकर वो गच्चा खा चुकी है। इसलिए बीजेपी अपनी तरफ से यह पुख्ता कर लेना चाहती है कि आंकड़े पूरी तरह से उसके पक्ष में आ चुके हैं। बीजेपी के नेताओं ने भले चुप्पी ओढ़ रखी हो, लेकिन सब जानते हैं कि शिवसेना के बागियों को बीजेपी का वरदहस्त प्राप्त है। इसलिए शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ये कह चुके हैं कि उनके साथ महाशक्ती है। जे काय सुख दुःख आहे हे आपल्या सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही येऊ द्या, हे आपलाच आहे, हे आपलाच आहे। मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे। भले ही एकनाथ शिंदे का इशारा बीजेपी की तरफ है, लेकिन बीजेपी के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा। इट्स हैंडल विथ केयर एंड वी हैव टू सीन वेरी कीनली। बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे की सरकार खुद उनके विधायक ही गिरा, जिससे उन पर एक मराठी मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने का आरोप न लगे। इसलिए वो बहुत धैर्य के साथ महाराष्ट्र के दंगल पर अपनी निगाहें जमाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। मौजूदा सूरत हाल में उद्धव के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। केवल सरकार पर ही संकट नहीं है, पार्टी की स्थिति भी डावाडोल हो गई है। हमारा चौथा सवाल इसी पर है। हमारा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, पार्टी बचाने के लिए उद्धव के पास विकल्प क्या बचे हैं? शिवसेना के इस संग्राम में फिलहाल बागी गुट का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बागियों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इस बगावत को थामने के लिए उद्धव इमोशनल अपील से लेकर सख्त तेवर तक सब कुछ आजमा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो डर पार्षदों की बगावत का भी है। उद्धव ठाकरे अब ऐसी सेना के सेनापति रह गए हैं जिनके पास से लगातार सैनिकों की संख्या घटती जा रही है। उद्धव के कैंप में अब 20 से भी कम विधायक रह गए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के ग्रुप फोटो में हर दिन चेहरे बढ़ते जा रहे हैं। शिंदे पहले ही दावा कर चुके हैं कि उनके पास शिवसेना के 2/3 से ज्यादा यानी 37 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उद्धव बागियों की संख्या बल के सामने पिछड़ चुके हैं, इसलिए वो विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश कर रहे हैं। पहले उन्होंने फेसबुक के जरिए अपने विधायकों से इस्तीफे की इमोशनल अपील की। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बंगला वर्षा से विदाई ले ली। परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी। माफी जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? लेकिन उनकी अपील का असर शिंदे कैंप पर बिल्कुल नहीं हुआ है। शिंदे कैंप के विधायक शिरसाट ने खत लिखकर मुख्यमंत्री ठाकरे पर आरोप लगाया कि वो कभी भी अपने विधायकों के लिए मौजूद ही नहीं रहते थे। जब बागियों पर मनुहार का असर नहीं हुआ तो उद्धव के पास बागियों के खिलाफ सख्ती बरतने के अलावा कोई और चारा नहीं रहा।
उद्धव ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए डिप्टी स्पीकर को पत्र लिखा है। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। जबकि शिंदे गुट के 2 विधायकों ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को ही हटाने के लिए नोटिस दिया है। नरहरि पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना सलाह लिए अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता चुन लिया। इधर शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई अब सड़कों पर भी आ चुकी है। नासिक में शिव सैनिकों ने बागी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। हालांकि उद्धव और शिंदे के बीच नंबर गेम में शिंदे का पलड़ा भारी दिख रहा है। ऐसे में उद्धव के सामने सरकार बचाने से ज्यादा बड़ी चुनौती पार्टी बचाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस सियासी संकट का दी एंड कहां होगा, विधानसभा के अंदर या बाहर? ये सवाल मौजूदा समय में $1,00,000 का हो चुका है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है। हमारा सवाल है, सियासी संग्राम में कितनी अहम होगी स्पीकर की भूमिका? उद्धव ने बागी 16 विधायकों पर कार्रवाई की गुजारिश डिप्टी स्पीकर से की है। शिवसेना ने शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया है और डिप्टी स्पीकर ने उन्हें मान्यता भी दे दी है। बागी डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता विद्या। महाराष्ट्र में जो घमासान मचा हुआ है उसमें सबसे अहम रोल अब है डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर को उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने भी एक चिट्ठी लिख के कहा था कि उन्हें अपना जो विधायक दल का नेता है उसको बदलना है। डेप्यूटी स्पीकर को एक और चिट्ठी मिली थी, वो थी जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उनकी तरफ से ये कहते हुए कि एकनाथ शिंदे ही गठ के नेता होंगे, विधायक दल के नेता होंगे, उनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी डेप्यूटी स्पीकर ने उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके फेवर में करते हुए अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बना दिया। अब ऐसे में जो एक और चिट्ठी लिखी गई है और वो है कि 12 जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो लोग हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, उनको नॉमिनेशन कैंसिल कर देना चाहिए। इस पर क्या रुख रहेगा डिप्टी स्पीकर का, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर ये मानते हैं तो जब ये पूरा मामला फ्लोर पे जाएगा, फ्लोर टेस्ट जब इस मामले में होगा, तब अगर वो 12 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आंकड़ा बहुत ज्यादा फेरबदल कर सकता है। महाराष्ट्र के मौजूदा सूरत हाल में राजभवन पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं, लिहाजा हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल सामने है। सवाल है, क्या गवर्नर के हस्तक्षेप का अब समय आ चुका है? भले उद्धव सरकार पर संकट है, भले ही सियासी खींचतान का अंत अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस संकट के बीच भी अघाड़ी सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। 48 घंटों में 160 से ज्यादा फैसले लिए गए हैं। बीजेपी ने जरूर गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सरकार के फैसलों पर रोक लगाई जाए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र में मंत्रालय में करीब 160 निर्णय लिए गए, 160 जीआर पास किए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि गवर्नर को इस बात पर हस्तक्षेप लेना चाहिए। इस पर जब अजीत पवार, जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और डिप्टी सीएम भी है महाराष्ट्र के, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि सारे मंत्री यहीं पर हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा गायकवाड़ यहां पर हैं, दिलीप वलसे पाटिल यहां पर हैं, जयंत पाटिल यहां पर हैं, असलम शेख यहां पर हैं और सारे जो मंत्रालय हैं उन्हें जो मंत्री संभालते हैं वो सारे लोग यही हैं और मंत्रालय का जैसे काम चलता है, हर मंत्रालय का काम वैसे ही चल रहा है। जो फाइल्स उनके पास आ रही हैं उससे साइन किया जा रहा है, उस मंत्रालय का काम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। कैमरा पर्सन वैभव के साथ दिवेश सिंह, GNT, मुंबई। शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। मसला केवल बगावत तक सीमित नहीं रह गया है, सवाल अब पार्टी पर दावेदारी का भी खड़ा हो गया है। अब नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर। हमारा सवाल है, शिंदे उद्धव की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है क्या? आपको हम बता दें कि बगावत के बाद से शिंदे खुद को सच्चा शिव सैनिक बता रहे हैं।
वो बाला साहब की दुहाई भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव समर्थक शिंदे को कोस रहे हैं और अब दोनों पक्षों के बीच ये तलखी सड़क पर दिखाई दे रही है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता पारस दामा। किसकी है शिवसेना, किसका असली है हिंदुत्व और किसका नकली है हिंदुत्व, इस पर पिछले 3 दिन से लगातार बड़ा बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई है। हम बात करें नासिक की, तो नासिक में एकनाथ शिंदे के प्रदर्शन में पोस्टर लगाए गए, उस पोस्टर्स पर कालिक भी पोती गई। वहीं हम थाने की बात करें, जहां से एकनाथ शिंदे आते हैं और उनका दबदबा ज्यादा है, वहां पर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया गया। उनके सपोर्ट में पोस्टर लगाए गए और कहा गया कि एकनाथ शिंदे आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करते हैं। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे।